सरगम, देखिए शुभ समाचार में जो है सबसे पहले हम बात करेंगे भगवान श्री राम की, रामलला की। नेपाल से आई जा रही जो दिव्य शिलाएं हैं का सभी भक्तों को बेसब्री से इंतजार है। इन्हीं शिलाओं से भगवान राम की भव्य, दिव्य और अलौकिक मूर्ति बनाई जाएगी। नेपाल से शुरू हुई शिलाग्राम शिलाओं की यात्रा अभी भी जारी है, जो रामनगरी अयोध्या जाकर पूरी हो जाएगी। और इससे पहले जहां जहां से ये शिलाएं गुजर रही हैं, वहां दर्शन के लिए लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। आज ये शिलाएं जो हैं गोरखपुर पहुंच जाएंगी, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है इनका स्वागत करेंगे। तय कार्यक्रम के मुताबिक देखिए, इन शिलाओं को 2 फरवरी यानी गुरुवार को अयोध्या पहुंचना है। असल में राम मंदिर बनाने के लिए जिन दिव्य शिलाओं को चुना गया है वो करोड़ों साल पुरानी है। इसी वजह से इन शिलाओं को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की प्रतिमा गढ़ने के लिए चुना गया। भजन कीर्तन, श्रद्धा सैलाब, आस्था राम। यही तो इस तस्वीर के पीछे वो तत्व है जिनकी बदौलत इन शिलाओं में सिया राम की झलक लोग देख रहे हैं। 40 टन के ये तो वैसे पत्थर हैं, लेकिन इनमें प्राण डालने की तैयारी है, इन्हें राम सीता के स्वरूप में ढालकर। यही वजह है कि श्रद्धा से सिर झुके चले आते हैं जैसे ही दोनों ट्रक शहर की सड़कों से गुजरते हैं। ये पत्थर बेहद खास हैं, इन्हें शालिग्राम के नाम से जाना जाता है, जो फिलहाल नेपाल की सड़कों से सफर तय करके बिहार के रास्ते यूपी में दाखिल हो रहे हैं। यहाँ यूपी में एक दिन रुकने के बाद गोरखपुर में मौजूद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इनका विधि विधान से पूजन करके इन्हें अयोध्या के लिए रवाना कर देंगे। अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर में जिस शिलाओं का इस्तेमाल राम और सीता की मूर्ति बनाने के लिए किया जाएगा, उन्हीं देव शिलाओं को अब नेपाल के रास्ते भारत पहुंचाया जा रहा है। और इस वक्त हम मौजूद हैं भारत नेपाल सीमा पर और आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये 2 बड़ी बड़ी शिलाएं हैं। 6 करोड़ पुरानी शालिग्राम के इन 2 शिलाओं को नेपाल के पोखरा जिले की गंडकी नदी से निकाल कर लाया गया है। इसमें 26 टन की एक जबकि 14 टन की दूसरी शिलाएं हैं। इनका कुल वजन करीब 40 टन बताया जा रहा है। जियोलॉजिकल और आर्कियोलॉजिकल विशेषज्ञों की देखरेख में इन शिलाओं को निकाला गया है। इन शिलाओं को अयोध्या लाने के लिए राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य जनकपुर पहुंचे थे, जिनकी देखरेख में ये शिलाएं 2 फरवरी को अयोध्या पहुंच सकती हैं। जिस रूट से ये शिलाएं अयोध्या लाई जा रही है, उस रूट पर जगह जगह इन शिलाओं को पूजने के लिए लोग फूल माला, चंदन, रोली और अगरबत्ती लेकर इंतजार करते नजर आए। श्री राम और मां सीता की मूर्ति बनाने के लिए किया जाएगा, उन्हीं शिलाओं को लेकर इस वक्त नेपाल के रास्ते ये यात्रा अब भारत की सीमा में प्रवेश कर रही है। 26 जनवरी को पोखरा के काली गंडकी नदी से इन 2 विशाल पत्थरों को, जो देव शिलाएं जिन्हें कहा जा रहा है, इन देव शिलाओं को लेकर 26 जनवरी को ये यात्रा पोखरा से शुरू हुई थी और आज इस यात्रा के 5वें दिन देखिए अब हम भारत नेपाल सीमा से होते हुए मधुबनी के रास्ते बिहार में प्रवेश कर रहे हैं, यानी कि भारत में प्रवेश कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं किस तरीके से जबरदस्त उत्साह चारों तरफ देखने को मिल रहा है। तमाम राम भक्त जो है वो दोनों तरफ से, चाहे वो नेपाल के रहने वाले हो या भारत की तरफ रहने वाले हो, वो हजारों की संख्या में यहाँ जुटे हैं और इन देव शिलाओं को छूने के लिए कह सकते हैं बेकरार है, पूजा पाठ कर रहे हैं, अनुष्ठान किया जा रहा है। आस्था और भक्ति का ऐसा ही सैलाब नेपाल के जनकपुर धाम में भी एक दिन पहले दिखाई दिया था। माता जानकी और प्रभु राम के भक्त बड़ी संख्या में शिला पूजने के लिए जनकपुर धाम पहुंचे, जिनका जोश और उत्साह देखते ही बन रहा था। लोग यहाँ आ
आ रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं शिलाओं की? हाँ, एकदम कर रहे हैं, पूरा श्रद्धा भक्ति के साथ कर रहे हैं। आप हम लोग तो सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि ये जो हो रहा है नेपाल भारत के तरफ से, ये दोनों देश के लिए बहुत अच्छा हुआ है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण 2024 तक हो जाना है। रामलला की मूर्ति भी वक्त पर तैयार हो सके, इसके लिए एक्सपर्ट्स और मूर्तिकारों की एक टीम बनाई गई है। हालांकि नेपाल से लाई जा रही इन देवशिलाओं से प्रतिमा बनाने का फैसला एक्सपर्ट और मूर्तिकार लेंगे। फिलहाल रामलला की 5-5.5 फीट की बाल स्वरूप प्रतिमा बनाएंगे। रोहित कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको बताते हैं कि क्यों शालिग्राम की शिलाओं को देवशिला भी कहा जाता है और इन शिलाओं से कैसे रामलला की मूर्तियों की तराशने की तैयारी जो है वो चल रही है। तो देखिए, सबसे पहली बात, दरअसल शालिग्राम शिलाओं से ही भगवान राम की प्रतिमा गढ़ी जानी है, जिसे लेकर मंदिर समिति की एक अहम बैठक भी हुई है। रामलला की मूर्ति कैसी हो, उसका आकार कैसा हो, इसे लेकर जो बैठक हुई है उसमें जाने माने चित्रकार वासुदेव कामत भी शामिल हुए हैं। बिल्कुल, देखिए बैठक में जो है रामलला की प्रतिमा के स्केच पर जानकारों ने कई घंटों तक मंथन किया और जिन सुझावों की बात बैठक में हुई है इस पर भी मंथन लगातार किया गया। रामलला की मूर्तियों को तुलसीदास के बताए हुए राम सौंदर्य के जो अनुरूप है उनको उसी के अंदाज में ढालने की कोशिश है। मतलब प्रभु श्री राम का जैसा जिक्र रामचरितमानस में किया गया है, मूर्ति को वैसा ही बनाने का प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल, और जाहिर है वैभव कि राम मंदिर प्रभु राम के जन्म तीर्थ है, लिहाजा गर्भगृह में स्थापित रामलला की प्रतिमा बाल स्वरूप बनाई जा रही है। भव्य राम मंदिर में सबसे आकर्षण का केंद्र प्रभु राम की मूर्तियां होने वाली हैं, लिहाजा इस पर मंथन के लिए विशेषज्ञों का जो पैनल है वो तैयार किया गया है। बिल्कुल, मंदिर में देखिए महत्वपूर्ण सबसे ज्यादा मूर्ति ही होती है और मूर्ति बनाने वाले पैनल के मुताबिक प्रभु श्री राम की प्रतिमा ऐसी होगी जिसके भाव दूर से स्पष्ट नजर आएंगे। रामलला की प्रतिमा के मुख पर बाल सुलभ कोमलता की झलक भी देखने को मिलेगी, जिसका जिक्र मानव सिंह तुलसीदास ने किया है और जाने माने चित्रकार वासुदेव कामत को मूर्ति बनाने की जिम्मेदारी दी गई है, जो कि एक्सपर्ट हैं और वासुदेव कामत चित्रकारी की दुनिया में जाने माने नाम मारे जाते हैं। बिल्कुल, मूर्ति बनाने में शिल्पकार रामन जी सुधार की भी बहुत ज्यादा अहम भूमिका इसमें होने जा रही है। राम सुधार ही वो शिल्पकार है जिन्होंने स्टैचू ऑफ यूनिटी को आकार देने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। और देखिए, सबसे खास बात ये होगी कि रामलला की प्रतिमा और मंदिर के वास्तु में समन्वय बनाया जाएगा। मतलब मूर्ति की जो ऊंचाई है इस तरह तय की जा रही है कि रामनवमी के दिन सूर्य की किरणें सीधा रामलला के माथे पर पड़े। तो मुझे ऐसा लगता है जो मूर्ति की पूरी तैयारियां हैं यहाँ पर शुरू हो गई हैं और जब आखिरकार जो आकार लेगी मूर्ति, मुझे लगता है वो देखने वाली बात होगी। अध्यात्म और विज्ञान का मिलन देखने को मिल रहा है। देखिए, जल्द ही देवशिलाएं जो है अयोध्या पहुंच जाएंगी, लेकिन रामलला की नगरी में पहुंचने के बाद इन शिलाओं का क्या होगा, कैसे उनकी जांच परख होगी, इसके बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं अयोध्या से हमारे सहयोगी बनवीर सिंह। तराशे गए इन्हीं पत्थरों से अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन गर्भगृह में विराजने वाले रामलला की मूर्ति कैसी हो, उसके नए नक्श कैसे हों और किस पत्थर से तैयार किया जाए, तो यह विशेष पत्थर नेपाल की गंडकी नदी से लाया जा रहा है। यह पत्थर सबसे पहले जनकपुर के जानकी धाम लाया गया, जहां विशेष पूजन अर्चन और अनुष्ठान के बाद उसे अयोध्या लाया जा रहा है। लेकिन मूर्ति किस तरह से तैयार होगी, उसकी पूरी जिम्मेदारी महाराष्ट्र के जाने माने फाइन आर्ट के प्रोफेसर वासुदेव कामत तैयार कर रहे हैं। और एक बार जब ये ड्राइंग तैयार हो जाएगी, उसके बाद छोटे छोटे सैंपल तैयार किए जाएंगे और जो सैंपल फाइनल हो जाएगा, उन्हीं सैंपल से खास तौर पर एक रामलला की बाल स्वरूप की मूर्ति तैयार की जाएगी। ये मूर्ति लगभग 5 वर्षीय रामलला की होगी और ये मूर्ति आप ये समझ लीजिए कि स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाने वाले जाने माने मूर्तिकार राम सुतार तैयार करेंगे और उसके बाद जब ये मूर्ति गर्भगृह में विराजमान होगी तो देखने लायक होगी। लेकिन खास बात यह ध्यान रखा जा रहा है कि मूर्ति की लंबाई ऐसी हो कि रामनवमी के दिन जब सूर्य की किरणें गिरें तो सीधे उनके मत्थे पर दिखाई दें, यानी जो भी उस समय रामलला का दर्शन कर रहे होंगे उनके लिए ये अद्भुत और अकल्पनीय दृश्य होगा। बनवीर सिंह, अयोध्या, गुड न्यूज टुडे।
तो चलिए, रामनगरी की खबर तो हमने आप तक पहुंचा दी। अब बात करेंगे पहाड़ों पर जारी बर्फ के उत्सव की। जी हां, जम्मू कश्मीर हो, हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड, इनके पहाड़ों पर मौसम का महोत्सव जो है वो जारी है। मतलब इन राज्यों में जमकर बर्फबारी हो रही है। जम्मू कश्मीर के डोडा में बच्चे बर्फ से मजा ले रहे हैं, तो पुंछ में बर्फबारी ने वादियों को हसीन बना दिया है। हिमाचल के खारा पठार में चारों ओर बर्फ की सफेद चादर नजर आ रही है। लाहौल स्पीति में भी खूब बर्फ पड़ रही है। आम जीवन इससे प्रभावित भी हो रहा है। शिमला में तो बर्फ के साथ बारिश ने मौसम सुहाना कर दिया है। वहीं उत्तराखंड के चमोली में बच्चे बर्फबारी के बीच नाच रहे हैं। अल्मोड़ा में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है, जिससे इलाके में लोगों के जो चेहरे हैं वो खिल गए हैं। बात अगर नैनीताल की करें तो नैनीताल जिले के मुक्तेश्वर में भी पर्यटक बर्फबारी का आनंद लेते हुए नजर आए। दूर तक निगाह डालने पर ऐसा लगता है कि ये कोई साइबेरियन या यूरोपीय देश की तस्वीरें हैं, लेकिन अगले ही पल जैसे ही आप इन चेहरों को बर्फ से अटखेलियां करते देखते हैं तो ये समझते देर नहीं लगती कि तस्वीरें हिंदुस्तान के ही हिल स्टेशन की हैं। बिल्कुल दुरुस्त है, ये नजारा है उत्तराखंड में औली का। ये वही औली है जहां स्कीइंग की नेशनल प्रतियोगिताएं होती हैं, विंटर स्पोर्ट्स होते हैं। बर्फबारी ने शहर की सूरत और मिजाज दोनों बदल दिए। नतीजा सैलानियों के लिए जश्न का सबब बन चुका है ये बर्फबारी। औली में हो रही बर्फबारी ने तो देश और विदेश का भेद ही मिटाकर रख दिया है। शहर की खूबसूरती में इस बर्फबारी ने चार चांद लगा दिए हैं। सिर्फ तस्वीरें ही देखकर जब इतना रोमांच हो रहा है तो जरा उनका सोचिए जो इस बर्फबारी को एंजॉय करने दूर दराज से आए हुए हैं। बहुत बर्फ पड़ रही है, सब जम रहा है, बट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। थैंक यू। स्नोफॉल बहुत अच्छी हो रही है, कोई प्रॉब्लम लगने है तो आ सकती है इधर। बहुत अच्छा आनंद है। हम पुणे से आए, हमें इस बात मतलब इस मौसम का ऐसे ज्यादा अंदाजा नहीं था, लेकिन जो भी है स्वर्ग से कम नहीं है। बहुत अच्छा है, बहुत सही है। यहाँ पे आए हम मुंबई से और बहुत मजा आ रहा है। यहाँ पे स्नोफॉल पहली बार देख रहे हैं और हम सबको बोलना चाहेंगे कि आप भी यहाँ पे आइए और सपोर्ट कीजिए। एक्सपीरियंस करना चाहिए ये सब, और ये हमारा सबका फर्स्ट ट्रिप है जो हम लोग स्नोफॉल एंजॉय कर रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस है। यहाँ पे बहुत मजा आ रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। ये सौगात सिर्फ उत्तराखंड में औली को ही नहीं मिली है, बल्कि उत्तरकाशी जिले के ऊंचाई वाले इलाकों का भी यही हाल है। यहाँ भी बर्फबारी के चलते रास्तों और पहाड़ों की शक्लें बदल गई हैं। उत्तराखंड के अलावा अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ भी बर्फबारी के बाद नजारा कुछ ऐसा ही है। मंडी में हुई बर्फबारी के बाद यहाँ भी इलाकों ने सफेद चादर ओढ़ ली है, तो वहीं जमीन पर भी बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है, जिसकी वजह से बच्चों को बर्फ से खेलने का मौका मिल गया है। अब जरा हिमाचल के ही दूसरे इलाके लाहौल स्पीति की तस्वीरें भी देख लीजिए। यहाँ का नजारा भी आपके दिलों पर जादू बिखेरने के लिए कम नहीं है। हालांकि यहाँ के लोगों को दूसरी तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बर्फबारी से किसान तो खुश हैं, लेकिन पीने के पानी का संकट गहरा गया है, क्योंकि पानी जम गया है। वहीं सड़कों पर बर्फ पड़ने से रास्ते बंद हो गए हैं। बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी के चलते नजारा पूरी तरह बदल गया है। यहाँ के सन्नाटे को बर्फ की चादरें और भी मोटा कर रही हैं। हालांकि अभी चारधाम यात्रा शुरू होने में समय है, लेकिन बर्फबारी के बीच बद्रीनाथ धाम को देखना अपने आप में अद्भुत है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश ने जाती हुई ठंड को रोक लिया है, और जिस तरह से पहाड़ी शहरों पर बर्फ पड़ी है उससे लगता है कि बर्फ युग आ गया है। औली से कमल नयन सिलोरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
अगली खबर नए जम्मू कश्मीर की। ये विकास की नई इबारत लिख रहा है। कोने कोने में सरकार की कई परियोजनाएं जो हैं चल रही हैं। इन्हीं परियोजनाओं में रेलवे भी जोर शोर से काम कर रहा है। इसी बीच राज्य में रेलवे का एक ड्रीम प्रोजेक्ट बनकर तैयार भी हो गया है। देखिए खास रिपोर्ट। देश की आन बान और शान का प्रतीक हमारा ये प्यारा तिरंगा हिमालय की बेशुमार ऊंचाइयों पर गर्व से लहरा रहा है। इसके चारों ओर है ये खूबसूरत वादियां। इन्हीं खूबसूरत वादियों के बीच हमारा ये शान से खड़ा ये केबल ब्रिज हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर देगा। पाइप भी यहाँ ईमानदारी से लग रही है। ये देश का पहला केबल ब्रिज है जिसे जम्मू कश्मीर में अंजीर खंड पर बनाया गया है। इस ब्रिज का ये वीडियो रेल मंत्री अश्विन वैष्णव ने सोशल मीडिया पर जारी किया। ड्रोन से लिया गया ये वीडियो हमारे देश के शहर यानी जम्मू कश्मीर और इस केबल ब्रिज की कामयाबी बयां कर रहा है। अब इससे कटरा और रियासी सीधे जुड़ गए हैं। इस ब्रिज की ऊंचाई 193 मीटर है। इसे सपोर्ट देने के लिए 96 केबल लगाए गए हैं। ये केबल रेल ब्रिज करीब 473 मीटर लंबा है। वहीं नदी से इस पुल की लंबाई 131 मीटर है। कहा जा रहा है कि ये पुल किसी भी बड़े तूफान से लड़ने में सक्षम है। इतना ही नहीं, इसे बनाने में एडवांस तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। ये पुल उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है। इस परियोजना का ज्यादातर हिस्सा पहाड़ों से होकर गुजरता है। ये रेल लिंक 292 किलोमीटर लंबा है। इसके रास्ते में 38 गुफाएं हैं और इसमें एक गुफा तो 11 किलोमीटर लंबी है। इसके रास्ते में ये पुल भी शामिल है। सर्वे होने के बाद फिर इसकी अप्रोच बनाई गई बाई रोड, पहाड़ों को काट काट कर यहाँ तक पहुंचे। उसके बाद फिर ये आप देख रहे हो कि कितनी अजीब खाड गहरी है और इसके स्पेस नहीं था हमारे पास अपुच के। दूसरी तरफ हमारी टनल नंबर T2 है, उस पे हम एक एंड से ही काम कर सकते थे इसका। और जो सबसे पहले हमारे जो प्रॉब्लम आ रही थी स्लोप की स्टेबलाइजेशन, तो इसकी स्टेबलाइजेशन की हमने। केंद्र सरकार का पूरा जोर जम्मू कश्मीर को चमकाने पर है। वो राज्य के लिए कई सौगात ला रही है। खुद प्रधानमंत्री मोदी पहले ही राज्य में बिजली और रेलवे से जुड़े कई प्रोजेक्ट तेजी से जनता को समर्पित करने की बात कह चुके हैं। आपके माता पिता को, आपके दादा दादी को, आपके नाना नानी को जिन मुसीबतों से जिंदगी जीनी पड़ी, मेरे नौजवान, आपको कभी भी ऐसी मुसीबतों से जिंदगी जीनी नहीं पड़ेगी। ये मैं करके दिखाऊंगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं। यानी सरकार हर मोर्चे पर राज्य के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में अंजी खंड रेलवे ब्रिज जम्मू कश्मीर की जनता के लिए बड़ी सौगात है। अब सभी इस ब्रिज के जल्दी शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। में बात करेंगे हमारी जेब से सीधा संबंध रखने वाले बजट की। जी हां, आज से बजट सत्र का शुभारंभ होने जा रहा है। ऐसे में नजरें जो है अब वित्त मंत्री पर टिक गई हैं, क्योंकि देश के बजट का सीधा ताल्लुक हमारी और आपकी जेब से होता है। वित्त मंत्री को देश की चिंता करनी होती है, लेकिन हमें और आपको घर चलाना होता है। लिहाजा बजट से आम लोगों के ख्वाब भी जुड़े होते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि जनता के मन में क्या है और वो कौन से सवाल है जिनसे वित्त मंत्री को इस बार जूझना होगा। देखिए, मसलन लोगों की नजरें इस बात पर होंगी कि आम लोगों के लिए बजट में बजट का फॉर्मूला वित्त मंत्री क्या निकालती है। नजरें इनकम टैक्स पर छूट को लेकर भी होंगी, जिसे कोरोना काल में बेहद अहम माना जा रहा है। सवाल ये भी होगा कि वित्त मंत्री इस बजट में महंगाई कम करने का क्या क्या फॉर्मूला निकालेंगे। वित्त मंत्री पर नजरें उन गृहिणियों की भी रहने वाली हैं जिनका किचन का जो बजट है फिलहाल बिगड़ा हुआ है। वित्त मंत्री के सामने सवाल महंगी गैस के सस्ते सॉल्यूशन का भी होगा, जिसे लेकर लोगों को वित्त मंत्री से काफी बड़ी उम्मीदें हैं। देखिए, महंगा पेट्रोल डीजल भी जनता की काफी दुखती रग है। उम्मीद यही है कि इस बजट के बाद सस्ते तेल की सौगात जनता को मिलने वाली है। सैलरी क्लास भी वित्त मंत्री की ओर उम्मीदों से देख रहा है।
रोजगार सृजन का सवाल भी इस बार वित्त मंत्री के लिए बेहद अहम है। सस्ती दवाइयां और सस्ते इलाज की आस भी इस बार आम आदमी बजट से लगाए हुए हैं। तो देखिए, आज से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। तो यानी आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अपना पहला अभिभाषण देंगी। सत्र के दौरान आज ही सरकार संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेगी। तो चलिए आपको सुनवाते हैं क्या है अलग अलग तबकों की वित्त मंत्री से उम्मीदें। मैं तो सोचता हूँ कि हर चीज कम होना चाहिए। पब्लिक परेशानी, सब पब्लिक है, छोटा बड़ा सब परेशान है, कम तो होना जरूरी है। अरे डबल हो गया भाव। ये सीएनजी अभी देखो कितना 60 था, अभी 90 हो गया है। पेट्रोल भी कितना बढ़ गया है, सब भाव बढ़ गए, सब ऐसे ही। बाकी गरीब लोगों के क्या है, बजट तो बजट इनके हिसाब से बजट चलता है ना। गरीब के हिसाब से बजट चलेगा तो गरीब जिंदा रहेगा। बजट क्या करेंगे सर, गरीब लोग के लिए कुछ नहीं मिल रहा है। अभी जैसे घर का बाटला पहले 700-800 था, तो अन्ना हजारे अनशन में बैठे थे दिल्ली में। आम आदमी पार्टी बनी, जब से उनका कोई रियायत नहीं और गैस तक है, तो अभी ये है कि हर चीज के पैसे देने चाहिए। वैसे काम तो बहुत अच्छी कर रही है सरकार, ये हमारी हर बात का ध्यान रख रही है, हर चीज का ध्यान रख रही है। इस सरकार ने गुंडागर्दी खत्म कर दी और सुधार बहुत आया सर। ये जो यूनियन बजट आने वाला है, तो भाई हमें जो भारत सरकार से जो उम्मीदें हैं कि बजट अच्छा ही आना चाहिए और रेट भी मुनासिब होना चाहिए। क्वेश्चन ये है कि एक्टिवेशन लगनी चाहिए। जो पहले अभी लास्ट ईयर लगती थी हुनर हाट, वहाँ अच्छा रिस्पॉन्स आता था, वहाँ से अपने कस्टमर काफ़ी मिलते थे, हमें अपना बिजनेस भी अच्छा होता था। अब वो बंद हो चुका है कोरोना की वजह से। हम ये चाहते हैं कि अपने एग्जीबिशन अपने स्टार्ट हों और अपने बायर्स अपने दोबारा से अपने लाइन पे आएँ, फिर अपना कस्टमर हमें ऑर्डर वगैरह दें। फाइनेंस मिनिस्टर से यही अपील है कि लास्ट ईयर जैसे सब्सिडी वगैरह का उन्होंने जो प्रावधान दिया था कि एम्ब्रॉयडरी यूनिट के लिए, तो वो शायद कंटिन्यू नहीं हो पाया था। तो उसको वो लोग थोड़ा सा ध्यान दें और थोड़ा सब्सिडी के ऊपर ध्यान देंगे तो क्या है कि हम अपने आप को अपग्रेड कर पाएंगे। बजट के लिए बहुत सारी अपेक्षाएं है हमें, क्योंकि लास्ट एक साल से जो टेक्सटाइल में जो इंसेंटिव स्कीम जिसे टफ बोलते हैं, वो स्कीम बंद हो चुकी है और अभी ब्लैकआउट पीरियड भी चल रहा है। तो बजटरी अगर प्रोविजंस की हम बात करते हैं तो सबसे पहले किसान क्या चाहेगा, सब्सिडी चाहेगा। उसके साथ साथ क्या चाहेगा कि जो आपकी उन्नत वेराइटीज है या जो नई टेक्निक्स इस टाइम आपकी सेब की फील्ड में आ रही है, वो जो नई वेराइटीज है वो कम से कम फार्मर्स तक अवेलेबल करवाई जाए। तो बजटरी प्रोविजन का इस चीज में होना आवश्यक है। एक तो हमारे को खाद में सब्सिडी होनी चाहिए, और दूसरा हमारा जो भी फसल चलता है, स्प्रे का चलता है, उसमें मेडिसिन चलती है, उसमें भी हमारे को बचत होनी चाहिए। पहले यूपीए की गवर्नमेंट होती थी तो इन सब चीज़ों में जो है अच्छी सब्सिडी जो है किसानों को मिलती थी। हेल नेट्स वगैरह में जो है इसमें बहुत सब्सिडी मिलती थी, और हमारे जितने भी एप्पल प्रोसेसिंग यूनिट्स वगैरह जो होते थे इसमें अच्छी सब्सिडी मिलती थी। और इसी क्रम में देखिए, एक दिन पहले बजट सत्र के मुद्दे पर सभी दलों की एक बैठक हुई और इसमें सदन की कार्यवाही सही ढंग से चलाने पर मंथन भी हुआ। असल में देखिए, बजट पर पूरे देश की निगाहें रहती हैं। ऐसे में रेल यात्री भी कुछ आस जो है वित्त मंत्री से लगाए हुए हैं। देखिए, सबसे पहले रेलवे में जो सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लाइक इन द टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी, इन द टर्म्स ऑफ क्लीननेस, प्लस में इन द टर्म्स ऑफ कंफर्ट, सो आई थिंक दैट की बजट में अगर गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है फॉर टू गेट अ बेटर एक्सपीरियंस फॉर रेलवेज, सो आई थिंक सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से एक बार सोचना चाहिए। रेलवे में सिक्योरिटी होनी चाहिए लोगों को, जो लोग बागों को कहीं से कोई दिक्कत ना हो। दूसरी चीज, सफाई की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए। बहुत सारे रेलवे, अगर आप दिल्ली में ही देखें तो बहुत सारी ट्रेन ऐसी हैं जिसके अंदर आपको टॉयलेट की व्यवस्था नहीं होगी, पानी नहीं आएगा। रेल का बजट जो इस हिसाब से, पहली बात तो एक तो ट्रेनें की सुविधा बढ़ाएं, मैक्सिमम ट्रेनें चलाएं, या तो लोगों को टिकट मिल सके, सहूलियत मिले इस चीज़ को लेके। एंड दूसरी चीज़ से सुरक्षा व्यवस्था को लेके प्रायोरिटी बेस पे रखी जाए, जो आरपीएफ होती है। देखिए, बजट से पहले देश में चारों ओर आर्थिक सर्वे की जो चर्चा है वो सुनाई दे रही है। अब से कुछ देर में इस आर्थिक सर्वे को संसद में पेश कर दिया जाएगा। ऐसे में ये जानना भी बेहद जरूरी है, बेहद महत्वपूर्ण है कि आखिर ये आर्थिक सर्वे होता क्या है और इसकी क्या अहमियत होती है। तो देखिए, अगर इसे ग्राफिक्स के जरिए अगर हम आपको समझाने की कोशिश करें तो असल में आर्थिक सर्वे देश की आर्थिक सेहत का पूरा लेखा जोखा होता है।
आर्थिक सर्वे को वित्त मंत्रालय का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है। बिल्कुल, देखिए सर्वे के आधार पर ही पॉलिसी डिसाइड होती है और साथ ही साथ आपको बता दें आर्थिक सर्वे में इस बात का आकलन किया जाता है कि कहां फायदा हुआ, कहां नुकसान। सही मायनों में इस दस्तावेज में अगले साल की आर्थिक सेहत का मोटा मोटा अनुमान होता है। बिल्कुल, अर्थव्यवस्था की संभावनाओं के हिसाब से आर्थिक सर्वे में तमाम सुझाव भी होते हैं। आर्थिक सर्वे को आर्थिक सलाहकार की देखरेख में बनाया जाता है। बिल्कुल, देखिए आर्थिक सर्वे को पहले वित्त मंत्री मंजूर करती हैं, जिसके बाद उसे सदन में रखा जाता है। आर्थिक सर्वे से बहुत हद तक अनुमान लगा लिया जाता है कि आने वाला जो बजट है वो कैसा होगा। बिल्कुल, देखिए बजट के बाद बात बजट वाले उस हाईवे की कर लेते हैं जिसकी सौगात जो है जल्द ही जनता को मिलने जा रही है। और असल में देखिए दिल्ली से राजस्थान के बीच का सफर जो है पहले से बहुत आसान और बहुत सुहाना होने वाला है। कहा जा रहा है कि अब राजधानी से जयपुर 2 घंटे में पहुंचा जा सकेगा। जी हां, और ये सब जल्द मुमकिन होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने ये तोहफा देंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इसकी तारीख का ऐलान कर दिया। देखिए, ये वो एक्सप्रेसवे है जिस पर उत्तर, मध्य और पश्चिम भारत की खास नजरें टिकी हैं। यह है देश का सबसे लंबा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। दावा है कि इस एक्सप्रेसवे से देश के विकास को नई रफ्तार मिलेगी। अब इसी से जुड़ी एक और बड़ी खुशखबरी है। दरअसल इस एक्सप्रेसवे के एक हिस्से के उद्घाटन की तारीख तय हो गई है। यह तारीख है 12 फरवरी, जब दिल्ली के पास हरियाणा के सोहना और राजस्थान के दौसा के बीच गाड़ियां यहां से फर्राटा भरने लगेंगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सोशल मीडिया पर इस तारीख का ऐलान किया। साथ ही उन्होंने दावा किया कि अब दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में पहुंचा जा सकेगा। कहा जा रहा है कि ये एक्सप्रेसवे अगले साल तक पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा, जिसके बाद दिल्ली से मुंबई जाने में 24 घंटे की जगह सिर्फ 12 घंटे ही लगेंगे। ये 5 राज्यों से होकर गुजरेगा, जिससे कई शहरों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की आधारशिला 4 साल पहले साल 2019 में रखी गई थी। 1350 किलोमीटर लंबे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से उम्मीद ये की जा रही है कि ये एक्सप्रेसवे नए भारत में विकास की नई इबारत लिखेगा। इस एक्सप्रेसवे के लिए कारोबारी आनंद महिंद्रा ने भी ट्वीट किया। इसमें उन्होंने नितिन गडकरी का शुक्रिया अदा किया और देश की अर्थव्यवस्था के लिए इसे बड़ा कदम करार दिया है। इस एक्सप्रेसवे पर कई ऐसी सुविधाएं होंगी जो अब तक देखने को नहीं मिलती थीं। इसमें इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग स्टेशन जैसी सुविधा भी शामिल है। यही नहीं, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पहला ऐसा एक्सप्रेसवे होगा जिसमें दुर्घटना के शिकार यात्रियों को मेडिकल मदद देने के लिए हर 100 किलोमीटर पर ट्रॉमा सेंटर और हेलीपैड उपलब्ध होंगे। तो बस 2 हफ्ते का इंतजार और फिर दिल्ली राजस्थान के बीच कीजिए हवा से बातें। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।